नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। बंगाल में जिस सीट का सबसे ज़्यादा चर्चा है वो सीट है नंदीग्राम की सीट। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो इमारत दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है, मुझे बताया गया है कि ये यहाँ पर सीपीएम का पार्टी दफ्तर है, सुकुमार सेन भवन। और ये भी बताया गया है कि इसको 2007 में जला दिया गया था। नंदीग्राम पहली बार नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में 2007 में ही आया था। इस वक्त हमारे साथ हैं मीनाक्षी मुखर्जी, जो सीपीएम का यूथ विंग है उसकी स्टेट सेक्रेटरी हैं। और ये गौरतलब बात है कि सीपीएम की विदाई की जो कई वजहें गिनाई जाती हैं एक लंबे शासनकाल की 2011 में, उसमें सिंगूर और नंदीग्राम का बार बार जिक्र आता है। और इन दोनों ही जगहों से पार्टी ने अपने यंग कैंडिडेट्स को उतारा है। सिंगूर में उतारा है सृजन को, जो एसएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ पर मीनाक्षी को। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये दफ्तर जला दिया गया था, क्यों जला दिया गया था? यहाँ कुछ चिट फंड खोला गया था तृणमूल का मदद से। वो लोगों से पैसा लूटता था और लोगों को झांसा देकर वहीं पैसा तृणमूल का फंड में जमा करता था। बाद में ये लीगली भी ये बात प्रमाणित हो गया है कि चिट फंड का पैसा पूरा देश से, आप शारदा स्कैम की बात कर रहे हैं? शारदा का स्कैम है, नारदा का पैसा है, शारदा को बात देकर भी कुछ चिट फंड का पैसा है। जिस चिट फंड के पैसे से ये लोग कुछ मीडिया खोले थे, कुछ अखबार खोले थे, उसी से लोगों को लूटा जाता था। माओवादी लोग गांव के गांव लूटते थे, पैसा लूटते थे, घर बार दुकान लूटते थे। उसी पैसा को लेकर, तृणमूल को लेकर, माओवादी को लेकर एक अंश का मीडिया, एक अंश का कुछ समाज जो सोशल वर्कर कर्मी है, हर कोई एक जगह मिलकर पहले लाल झंडे को हटाने का काम किया। उसके बाद 10 साल तक जनता को मारने का काम किया नंदीग्राम में। उसी के चलते 2007 में ये ऑफिस एक बार जलाया गया। उसके बाद फिर से इस नंदीग्राम पार्टी ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया। जितना बार इस पार्टी ऑफिस को खोलने का कोशिश किया गया, उतना बार तृणमूल का लोग जो आज बीजेपी में है, शुभेंदु अधिकारी, 3 महीने पहले 19 दिसंबर तक वो थे भी तृणमूल में, 35 पदों में थे, पोस्ट होल्ड कर रखे थे, और उसके बाद भी बीजेपी में चल गए। उसका जो गुंडा था, वही गुंडा इस ऑफिस को हमला करते थे। क्यों? क्योंकि इसी ऑफिस से जनता का काम किया जाता था। मीनाक्षी, आप ये सब बातें कह रही हैं, लेकिन इफ़ यू लुक एट द नैरेटिव, सिंगूर और नंदीग्राम में जो हिंसा हुई है उसके लिए सबसे ज़्यादा सीपीएम के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी लेफ्ट फ्रंट की, उसको ही जिम्मेदार बताया जाता है, चाहे वो पंचायत की हिंसा हो, उसके बाद विधानसभा चुनाव की। और इसीलिए आपका ना तो सत्ता से भी आप चले गए, और 2016 आते आते आप मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह गए। तो ये पार्टी के डाउनफॉल की आपको क्या वजह लगती है मीनाक्षी? अगर इलेक्शन में हिंसा होता तो आदमी सीपीएम के खिलाफ, बाएं महाज के खिलाफ वोट क्यों दे पा रहे थे? अगर इलेक्शन में हिंसा हो रहा था तो जनता के मैंडेट पर एक सरकार कैसे चल गई और दूसरा सरकार कैसे आई? ये बात सरासर 2018 के पंचायत चुनाव में भी हुई है। नहीं, 2007 से हुआ है। 2008 का पंचायत इलेक्शन में नहीं हुआ है हिंसा। नहीं, वही तो मैंने कहा। 2008 में इलेक्शन में हिंसा नहीं हुआ है। हम तो वही बात बोल रहे हैं कि हिंसा नहीं हुआ है। उसी के चलते 2008 में हिंसा नहीं हुई है। 2008 में हिंसा नहीं हुआ था, इलेक्शन में हिंसा नहीं हुआ था। आदमी अपना, हाँ, 2008 में आदमी अपना पसंद से बाएं महाज को वोट नहीं दिया था, तृणमूल को वोट दिया था। लेकिन 2008 के बाद 2013 में हिंसा हुआ, आदमी को वोट देने नहीं दिया। 2013 के बाद 2018 में पंचायत के इलेक्शन में फिर से वोट देने नहीं दिया। तो जो आदमी तृणमूल को पसंद करते थे, वही आदमी को वोट देने क्यों नहीं दिया? हिंसा इसी को बोलते हैं। इस बार भी 2021 के इलेक्शन में भी वही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तृणमूल और बीजेपी। उसी के चलते उन लोगों का पंचायत का मेंबर, उन लोगों का गुंडा, उन लोगों का दुष्कृति, उन लोगों का असामाजिक तत्व वही काम फिर से कर रहे हैं। और उसी काम के चलते हम लोग विरोध है। और इलेक्शन कमीशन और पुलिस के पास हम लोगों का एक ही वार्ता है कि आदमी को, पंचायत का वोटरों को ईवीएम तक जाने का आप लोग सुरक्षा दीजिए। बस ये काम कर दीजिए, सुरक्षित माहौल हो, वोटर जा सके। बस। मैं 3 सवाल पूछूंगा, आपका इलेक्शन ट्रेल चल रहा है। पहला सवाल मेरा ये है कि कोलकाता में कई कमेंटेटर ये कह रहे थे कि नंदीग्राम में मीनाक्षी को शहीद होने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उनका उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई उतना राब्ता नहीं रहा, वो तो कोलकाता में रह के काम करती रही स्टेट के लिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कोलकाता में रहकर काम नहीं करती हूँ,
पूरा पश्चिम बंगाल में काम करती हूँ। शहीद हमको होने के लिए नहीं भेजे हैं। हर दिन पश्चिम बंगाल में 2007 से वामपंथी कर्मियों को शहीद बनाए हैं तृणमूल कांग्रेस। लास्ट तक तो आप पावर में थी। 2007 में सरकार होने के बावजूद तृणमूल और माओवादी मिलकर हम लोगों को कॉमरेड का शहीद किए थे। और 2021 में 11 फरवरी फिर से महिदुल इस्लाम मिद्दा को पुलिस पीट कर खून किए हैं, वो भी शहीद है। शहीद हमको होने के लिए नहीं भेजे हैं। पूरा पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी मिलकर, पहले तृणमूल और आज तृणमूल का बी टीम बीजेपी मिलकर पूरा पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथा लाल झंडा को ख़त्म किया था और उसके बाद आम जनता को ख़त्म कर रहे हैं। पंचायत में जाइए, ये जो पीच का जो रास्ता है ना, इसका 2 तरफ नंदीग्राम असल में नहीं है। नंदीग्राम है 17 टू पंचायत में मिट्टी का जो रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ वहाँ पर जाइए, बात कीजिए, सुनिए जनता क्या बोलना चाहते हैं। जनता आपको साफ बोल देगा कि तृणमूल और बीजेपी 10 साल में नंदीग्राम पर क्या किए हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे 2 हैवीवेट कैंडिडेट बताए जा रहे हैं मीडिया में। आई मीन इट्स ऑफन रिपीटेड टर्म, बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी से ममता बनर्जी। आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किससे है? टीएमसी का ही शुभेंदु अधिकारी है, आज बीजेपी का है, और तृणमूल का ममता बनर्जी। ये दोनों हेवीवेट किस चीज़ में है जानते हैं? आदमियों को खून करने में, एसएससी पीएससी टेट में घूस लेने के लिए, शारदा और नारदा का पैसा मारने में ये लोग हेवीवेट है। आमफान का पैसा देने में हेवीवेट नहीं है। कोरोना में जनता के पास खड़ा होने के लिए हेवीवेट नहीं है। कोरोना में और आमफान में अगर कोई हेवीवेट है तो लाल झंडा है, पूरा नंदीग्राम के पास खड़ा था, पूरा पश्चिम बंगाल के पास खड़ा था। तो इन दोनों हेवीवेट दोनों एक तरफ है, बैरिकेड के उस तरफ जो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, और जनता के पक्ष में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बैरिकेड में इस तरफ है। वहाँ आईएसएफ है, कांग्रेस है और बाएं महाज है। एक साथ जनता के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग हैं। वो दोनों हम लोगों के साथ एक ही तरह हम लोगों का मेन कंपोनेंट है। लास्ट क्वेश्चन, कई मैंने पार्टी के आइडियोलॉग से बात की और उन्होंने ये कहा कि जो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत थी 2011 के बाद, वो कोर्स करेक्शन नज़र नहीं आता है। विमान बोस, सूर्यकांत मिश्रा, अभी भी सब लोग वही हैं। एक यंग लीडरशिप आए, इसको रिप्लेस करे, और लीडरशिप से ज़्यादा उन कंसर्न्स को, इसीलिए वो कह रहे हैं देखिए लगातार डिक्लाइन है। 2011 का रिजल्ट देखिए, 13 देखिए, 13 में आपने कहा हिंसा, फिर 14 का लोकसभा चुनाव, फिर 16 का चुनाव, और कांग्रेस से अलायंस, इसको भी वो टेक्निकल भूल बता रहे हैं कि 2011 तक युवा क्लेमेंट ऑफ पार में थे, और 2016 में जिस कांग्रेस से आप दशकों तक लड़े वो आपकी साझेदार हुई, और सीट ट्रेड भी बेटर नहीं हुआ। वो कम सीटों पे लड़के ज़्यादा सीटें ले आई, आप ज़्यादा पे लड़के कम ले आए, और इस बार फिर से, और उसमें एक और आपने अलायंस में फुरफुरा शरीफ वालों को जोड़ दिया है। तो इसको लेके जो आपका पुराना कार्डर या आइडियोलॉग है वो आलोचना कर रहा है। मीनाक्षी इसको कैसे दिखती है कि सीपीएम का जो इलेक्टोरल डाउनफॉल है उसकी वजह क्या है और कोर्स करेक्शन क्या है? इलेक्शन क्या सिर्फ इसी मुद्दे पर, इसी चर्चों पर होगा? ये जो बेरोजगार नौजवान खड़े हैं, जो प्रवासी मजदूर बनकर नंदीग्राम से बाहर राज्य में खड़े हैं, यहाँ पर जो एमए बीएड पास करके बैठे हैं, एसएससी पीएससी टेट में नौकरी नहीं है, पूरा का पूरा छोटा और मझली जो कारखानाएं हैं वो कारखानाएं बंद होता जा रहा है। देश बेचने के लिए भाजपा का सरकार, रेल, बीएसएनएल सब कुछ बेचा जा रहा है। जनता को मारा पीटा धमकाया जा रहा है। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं होगा, इस हिसाब से वोट नहीं होगा, इस हिसाब से जनता के पास आवेदन नहीं जाएगा, इस हिसाब से जनता के पास बात नहीं जाएगा। बात सिर्फ फुरफुरा शरीफ वालों को हम लोग ले रहे हैं या सिद्दीकुल्ला चौधरी को तृणमूल ले रहा है। हम लोग कांग्रेस को साथ में ले रहे हैं और भाजपा साध्वी प्रज्ञा को साथ में लेकर मालेगांव विस्फोरण कांड में जिसका नाम पर चार्जशीट है उसको लेकर वो एमपी का सीट में दे रहे हैं। इस बात पर होगा, पहले उस बात पर चर्चा होना चाहिए, और यहाँ पश्चिम बंगाल में इसी बात पर चर्चा होगा कि कारखाना होगा या नहीं, जमीन का अधिकार रहेगा या नहीं, फसलों का दाम मिलेगा या नहीं, बेरोजगार। सिंगूर और नंदीग्राम में, अरे ये बाएं महाज का सरकार था, यही बाएं महाज का सरकार था जो जमींदारों से जमीन छीन कर 15 लाख जो प्रांतीय किसानों था उन किसानों के हाथ में जमीन देने का ये जो रिकॉर्ड, ये सिर्फ लाल झंडे का है।
और आज वही ज़मीन तृणमूल और बीजेपी फिर से छीन ले रही है। वहाँ पर वहाँ पर खेती करने नहीं दे रही। इसीलिए बोल रही हूँ कि मुद्दा नौकरी होगा, मुद्दा रोजगार होगा, मुद्दा पिछले तबकों का सामने में लाने का होगा, मुद्दा कारखाना बनाने का होगा। मेरे साथ बात करने से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा और ये पूरा दुनिया के साथ। फील्ड में गांव में घूम रहे हैं, हम सबसे लास्ट में कैंडिडेट्स के पास आए। मेरा सवाल ये था कि मीनाक्षी एज अ कार्डर पार्टी के इलेक्टोरल डिक्लाइन को कैसे देखती हैं, रीज़न क्या रहे इसके? मुद्दे मैंने आपके समझ लिए सारे, आपने सबके सामने कहे हैं ना। और ललन टॉप में ये भी नहीं होता कि ये चीज़ हटा दो वो पूरा जाएगा। आपको क्या लगता है एज अ कार्डर, एक चिंता रहती होगी ना सबको कि भाई मेरी पार्टी ऊपर जा रही नीचे जा रही, वजहें क्या रही 2011 से जो स्टीप डिक्लाइन? 2019 में पूरा पश्चिम बंगाल में एमपी का एक तो सीट नहीं था। हम लोगों का वोट परसेंटेज 7% हो गया था। मई में इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया था और जून जुलाई अगस्त सितंबर में 12 और 13 सितंबर 1 लाख नौजवान सिर्फ पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का फॉर्म फिलअप करके तृणमूल सरकार के पास नौकरी और बेरोजगारी भत्ते के मांग पर पैदल चले थे। पुलिस लाठियों से पीटा था। ये है हम लोगों का मुद्दा, ये है हम लोगों का लड़ाई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सीट क्यों नहीं आ रहा है? मुद्दा तो मैंने आपका समझ लिया, आपने विस्तार से 2 बार बताया। डिक्लाइन की वजह क्या है, कमी की वजह क्या है 2011 से? डिक्लाइन जिस भी कारण से हो, क्या नौकरी बड़ा है? नहीं, वो मैं आपकी सब बातें मान रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है पार्टी की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्यों घट रही है, रीज़न क्या लगता है आपको? पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस घटने के बाद आज नज़र इस बात पर होना चाहिए कि 7% होने के बाद भी, डिक्लाइन होने के बाद भी क्या हम लोग अपना मुद्दे से हट गए हैं? क्या हम लोग इलेक्टोरल डिक्लाइन होने के बाद भी लाल झंडा छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में गए हैं? क्या बेरोजगारी को मुद्दा को छोड़ दिए हैं? क्या किसानों का फसल का मुद्दा को छोड़ दिए हैं? नेता गए हैं, खगेंद्र मुर्मू जैसे कई नेता हैं जो लेफ्ट छोड़ गए हैं। 8 तो ऐसे हम लोगों का CPIM का बाईमास का है जो आज बीजेपी का जो कमल फूल छाप में लड़ रहे हैं वो लोग। हम लोगों का पार्टी उन लोगों को खदेड़ दिया था। यहाँ हल्दिया में जो ऐसे काम किया था उसको भी हम लोगों का पार्टी खदेड़ दिया था। बीजेपी वालों से पूछिए क्यों खदेड़ा हुआ जो है भाजपा का, तृणमूल का खदेड़ा हुआ, चोरी किया हुआ जो तृणमूल का है, खदेड़ा हुआ जो बाईमास का है, वो लोग क्यों भाजपा को अपना ऊंचा कुर्सी में वो लोग बैठा रहा है। एक अभी हम लोग कौन से गांव में गए थे, लास्ट गांव प्रशांत ना खेते जेते होगे उधर बाड़ी। अभी मीनाक्षी ये एक आखिरी चीज, अभी हम पिछले एक गांव में गए थे, वहाँ पे हमको एक कार्डर मिला बीजेपी का और इस साइड कि मैं लेफ्ट में था, लेकिन टीएमसी वालों ने इतना परेशान किया कि मुझे बीजेपी में जाना पड़ा क्योंकि लेफ्ट यहाँ था नहीं अब हमें प्रोडक्ट करने के लिए। आपको लगता है कि जो एब्सेंट रहा स्ट्रक्चर का उससे आपके चुनाव को असर? यही तो उन लोगों का षड्यंत्र था कि पहले लीडर को भगाओ। वो तो ऐसा नहीं बोला था कि हम CPM पार्टी का मेंबर है या कुछ पदों में थे, ऐसा कुछ बोला था। बोले थे लेफ्ट का समर्थक थे, तो लेफ्ट का समर्थक थे। पहले नेताओं को मारो, पहले जो पोस्ट होल्डर है उनको मारो, पहले उनको भगाओ, उनको जलाओ, उनको खून करो, उनको मुआवजा देने के लिए बाध्य करो, फिर उन लोगों को हटाया दिया गया, फिर से जनता के पास उन लोगों का आक्रमण चला था। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी मुखर्जी को आप सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है? सवाल और उन सवालों पर जो जवाब आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंदीग्राम के संदर्भ में बार बार शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी बात हो रही है, लेकिन इस लड़ाई का एक तीसरा एंगल भी है जो मीनाक्षी मुखर्जी CPM के झंडे तले पेश कर रही हैं। इसलिए हमें लगा कि इस कैंडिडेट से भी बात करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ललन टॉप की चुनावी यात्रा।